नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका। इस वक्त होता हमारे बेहद खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस का। मैं हूं इमरान खान। आइए आपको अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से कराते हैं बाखबर। रियासती सरकार ने वादी में अमन, भाईचारे और हिफाजती बंदोबस्त दुरुस्त करने के लिए पीस टीवी समेत 30 से ज्यादा पाकिस्तानी और इस्लामिक चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग बंद करने के लिए मकामी केबल ऑपरेटरों को हिदायत जारी कर दी है। श्रीनगर डीसी ने श्रीनगर में अलग अलग केबल ऑपरेटरों को नोटिस भेजा है, जिसमें केबल ऑपरेटरों पर इल्जाम लगाया गया कि वो बैन किए गए निजी सैटेलाइट चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार के होम डिपार्टमेंट ने अपने एक लेटर में केबल ऑपरेटरों को लिखा है कि आप उन निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं जो बैन है और जिनके ब्रॉडकास्टिंग की इजाजत नहीं है। केबल ऑपरेटरों को जारी ऑर्डर में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 की आर्टिकल 19 के तहत आपको 3 दिनों के भीतर सभी बैन और ऐसे सभी चैनलों की ब्रॉडकास्टिंग रोकने को कहा जाता है जिनकी ब्रॉडकास्टिंग की इजाजत नहीं है। तो सख्ती से हुकूमत ने खासतौर से पाकिस्तानी टीवी चैनल जो कि इस्लामिक टीवी चैनल होने का दावा करते हैं, वो वादी में धड़ल्ले से चल रहे थे, केबल ऑपरेटर उन्हें दिखा रहे थे और इन टीवी चैनल्स में भी हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा शामिल रहता है। अक्सर देखा जाता है कि इन टीवी चैनल्स में वही प्रोपेगेंडा किया जाता है जो वहां के न्यूज चैनल या वहां के सरकारी चैनल्स में किया जाता है। तो हुकूमत के इस फैसले पर सियासी तनाजा भी शुरू हो गया है। सियासी जमातों ने पाकिस्तान से नश्र होने वाले न्यूज चैनलों की पाबंदी को सही ठहराया है, लेकिन खालिस मजहबी चैनलों पर लगी पाबंदी को ठीक नहीं मानते। ये तासुर देना चाहते हैं कि ये जो चैनल्स हैं पाकिस्तान की तरफ से ये गलत है। ये इस्लामिक चैनल्स है। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाएगा, कश्मीर में खास तौर पर हम ये चैनल्स देख रहे हैं, एज ए इस्लामिक चैनल्स देख रहे हैं। इनमें तो मुझे लगता है ये गवर्नमेंट ने जो स्टेप आज उठाया, गवर्नर साहब ने जो आज स्टेप उठाया है, ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। जहाँ तक हमारा मानना है कि नशरियात को बंद करना जो है, ये एक तरह के, अगर आप पाकिस्तान के चैनल्स को बंद करते हैं तो ठीक है, मे भी वो कुछ एंटी नेशनल प्रोग्राम चला रहे हो, लेकिन जहाँ तक बाकी चैनल जो है जो सऊदी अरब से चलती है या ईरान की जो चैनल चलती है, जो इस्लामिक चैनल्स है, जो खाली इस्लाम पे बात करते हैं, क्योंकि इस्लाम एक अमन का दरस देता है, इस्लाम ने तशद्दुद को जगह नहीं दी है, इसको बंद करना मेरे ख्याल में गवर्नर साहब जो है वो कहीं ना कहीं पे बीजेपी के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। मजहबी चैनल है, हमारे मुल्क के आइन के मुताबिक हर किसी को अपने मज़हब को प्रोपोगेट, प्रीच, एडॉप्ट करने का हक है और इसमें कोई पाबंदी नहीं है। अगर एक्सक्लूसिव कोई मजहबी चैनल है जो पर्टिकुलर मज़हब की प्रोपोगेट कर रही है, उसको प्रीच कर रही है और किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है, किसी को उकसा नहीं रही है, कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं कर रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुल्क के हित में है या आइन के हित में है। बाकी अगर कोई ऐसी चैनल है जो ऐसा काम करते हैं जिसे मुल्क की सालमियत को या मुल्क के मफाद को नुकसान पहुंचता है, उसको पिन पॉइंट वो कर सकते हैं, लेकिन सारी चैनलों को डब करना कि इनको ये गलत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं, उसमें देखा जाना चाहिए। इधर बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम माधव आइंदा 21 जुलाई को 2 रोजा दौरे पर जम्मू पहुंच रहे हैं। पार्टी जराये के मुताबिक राम माधव इस दौरान जम्मू खित्ते में ही कयाम करेंगे। खबरों के मुताबिक राम माधव 2019 के इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में पार्टी की हिकमत अमली पर तरतीब देने के लिए पार्टी कारकुनों और सीनियर लीडरान के साथ सलाह मशवरा भी करेंगे। इस दौरान राम माधव कठुआ और सांभा जिलों का भी दौरा करेंगे। कठुआ सानेह के बाद जिस तरह तनाजा हुआ, उसको देखते हुए इन 2 अजला का दौरा सियासी लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा राम माधव बीजेपी रियासती मजलिस आमला के मेंबरान के साथ होने वाली मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इसके अलावा जम्मू में वो आरएसएस के एक प्रोग्राम में भी शिरकत करेंगे। इधर बीजेपी की रियासती तर्जुमान प्रिया सेठी ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ अदालत उज़्मा के हालिया फैसले का खैर मकदम किया है। जी सलाम से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिविलाइज्ड माशरे में इस तरह की हरकत को किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा हिदायत पर रियासत में भी अमल होना चाहिए। मैडम, कितना अहम था और ये समय की मांग थी?
बिल्कुल बहुत अहम था जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान दिया है, जिसकी रिकमेंडेशंस दी हैं सांसद के अंदर कि भाई संसद के अंदर इसको लॉ बनाया जाए, एक्ट किया जाए। और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, कई बार हमने देखा है, कई बार उकसाने पे भी ये सब कुछ होता है। तो जब एक लॉ होगा, वो एक्ट करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो भी इसके ऊपर संज्ञान लेंगी। और कहीं ना कहीं जो घटनाएँ देश के अंदर, पूरे देश के अंदर घट रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषणों में बहुत बार इसका जो है अफसोस इसका जाहिर किया है। और बहुत वो अपने जब भाषण में उन्होंने एकदम से कहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेकसूर मारे जाते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे एक्ट, ऐसा अगर लॉ बनाया जाए तो मुझे लगता है पूरे स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो है ये संज्ञान लिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप रहा है। मुझे लगता है ये कानून हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अयूब पंडित का एक लिंचिंग का एक केस आया, आपके स्टोन पेल्टर्स भी, हमारे बहुत सारे से सैनिक के ऊपर, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर हमेशा से एक रहता है कि किस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है और किस तरह से एक बेकसूर को मार दिया जाता है। मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी। और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी गवर्नर साहब से कि वो इसके ऊपर संज्ञान लें। और क्योंकि अभी हमारी असेंबली जो है सस्पेंडेड एनिमेशन में है, मुझे लगता है हमारी पार्टी की तरफ से भी कोई ना कोई ऐसी जो है गवर्नर साहब को पेश होगी। और इस तरह से, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मेंटेन करने के लिए कोई भी पार्टी जो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी पार्टी है, वो उसको हमेशा से आगे आना चाहिए और इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने में मदद भी करनी चाहिए। इधर पीडीपी आला क़यादत से नाराज बताए जा रहे सीनियर लीडर मुजफ्फर बेग ने पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि पीडीपी किसी भी वक्त इख्तिदार में वापसी कर सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती को नाराज मेंबरान से मुलाकात करके उनकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आला क़यादत से नाराजगी की खबर को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाज़े से वो खासे फिक्रमंद है। बागी मेंबरान से मुत्तहिद होने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मुखालिफ जमातों की साजिश का शिकार होने से बचना चाहिए। मुजफ्फर बेग के इस बयान से हुकूमत साजी की खबरें फिर बाज गश्त करने लगी हैं। जराये के मुताबिक पीडीपी और बीजेपी के दरमियान इस हवाले से बातचीत भी चल रही है। इस तनाजुर में राम माधव का 21 जुलाई से शुरू हो रहा 2 रोजा दौरा भी खासी अहमियत का हामिल है। राज्यसभा के मेंबर अब अपर हाउस में 22 हिंदुस्तानी जबानों में अपनी बात रख सकेंगे। अब तक लोग 17 जबानों में अपनी बात रख पाते थे और इसमें से 5 नई जबानों को इसमें शामिल किया गया है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन के पहले दिन आज राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में इसका ऐलान किया। इसमें डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, संथाली और सिंधी जबान को भी शामिल किया गया है। और मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जावेद अहमद राणा ने एक स्कूल में सियासी रैली की। स्कूल के तलबा समेत स्कूल इंतजामिया लीडर के इस्तकबाल में लगे रहे। बच्चों की क्लासेस मुतासिर होती रही। ये नजारा किसी मकामी ने अपने स्मार्टफोन में कैद कर लिया और वायरल हो गया। बच्चे अपने असातिजा के किसी जुमले पर ताली नहीं बजा रहे हैं, ना ही यहाँ किसी मदारी का खेल चल रहा है। तालियां एक सियासी लीडर की शान में बजाई जा रही थी। लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल मेंढर सब डिवीजन के पठाना तीर सरकारी हाई स्कूल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और एमएलए जावेद अहमद राणा ने एक सियासी रैली का एहतिमाम किया। इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई मकामी लीडर मौजूद थे। ऐसे में सवाल ये, क्या रैली के लिए स्कूल का इस्तेमाल जायज है? क्या स्कूली बच्चों की पढ़ाई का नुकसान करके सियासी लीडरों का मतलब निकलना जायज है? और सबसे अहम सवाल ये कि इस रैली या अवामी जलसे के एहतमाम से पहले इंतजामिया की इजाजत दी गई कि नहीं? सवाल इसलिए क्योंकि रियासत में गवर्नर रूल नाफिज है। हमारे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग जो स्कूलिंग टाइम कोई भी पब्लिक रैली या कुछ भी जो है एजुकेशन स्कूल इंस्टीट्यूट में कोई नहीं हो सकता। सुना आपने किस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस लीडर ने गवर्नर को ठेंगा दिखाते हुए रैली को खिताब किया और पूरा स्कूल इंतजामिया उनके इस्तकबाल में लगा रहा। पूरे मामले पर एसडीएम तनवीर खान का कहना है कि मामला उनके नोटिस में आया है, जिसकी जांच की जा रही है और गुनाहगारों को सजा दी जाएगी। कि कहीं पे हाई स्कूल में कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग हुई है। मैंने अपने कंसर्न डिप्टी सीओ से टेकअप किया मैटर, अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। जैसे भी अगर रिपोर्ट आती है, जो भी डिफॉल्टर होगा उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई की बात कही है। जांच के बाद लीडरों पर कितनी कार्रवाई होती है
ये आपको भी पता है। पता सियासी लीडरों को भी होना चाहिए कि स्कूल में पढ़ाई के वक्त किसी भी तरह की रैली की इजाजत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा किस तरह से स्कूल का इस्तेमाल सियासी रैली के लिए किया गया, ये इल्जाम लग रहा है और बच्चों को भी इसमें इस्तेमाल किया गया। बच्चे इस्तकबाल में हार लेकर खड़े हुए थे, आपने तस्वीरों में देखा और जैसा कि बताया जा रहा है कि ये एक सियासी रैली थी। और इस वक्त हमारे साथ खुद जावेद राणा साहब जुड़ गए हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं और जिन पर यह इल्जाम लग रहा है कि स्कूल में उन्होंने एक सियासी रैली की। उनसे बात करते हैं। जावेद राणा साहब, ये किस तरह की रैली थी और स्कूल का आपने इस्तेमाल किया, उस पर ऐतराज किया जा रहा है, कितना आप जायज मानेंगे स्कूल में बच्चों का इस्तेमाल करके इस तरह की रैली करना? तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि रैली जो थी दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जहाँ कश्मीर में दो तरह की रैलीज होती हैं, एक देश के खिलाफ और देश के हित में। अभी आप भी फैसला करें कि रैली ठीक थी नहीं थी, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये कि दैट वाज ए ऑफिशियल प्रोग्राम, उसमें कोई पॉलिटिकल मोटिव उस रैली का नहीं था। मुझे स्कूल में ही बच्चों को मिलने जाना था और बच्चों की प्रॉब्लम्स और अपग्रेडेशन को लेके, स्कूल को अपग्रेडेशन को लेके, और बच्चे जो हैं पिछले छुट्टियों से पहले स्ट्राइक पे रहे काफी अरसा, क्योंकि छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल परसों से खुल गए थे। अब दोबारा बच्चों ने अल्टीमेटम देना शुरू किया था कि हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे। तो लिहाजा एप्रीहेंशन ये था कि यहाँ तो आए दिन तो जम्मू कश्मीर में स्ट्राइक हड़तालें होती रहती हैं, कुछ दूसरे इशू लेके हड़तालें होती रहती हैं। तो मैंने जरूरी समझा कि मुझे वहां जाना चाहिए और मैं ये समझूंगा कि इस मुश्किल वक्त में, जब बहुत ही मुश्किल वक्त है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का दायरा जो है वो सिकुड़ता जा रहा है। वो चाहे मोदी साहब की पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे यहाँ कुछ दूसरी पार्टियां हों, जो भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके दायरा जो है उनका स्पेस खत्म होता जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को अभी लोग इस्तकबाल करते हैं और कतारों में खड़े होके वो उनको वेलकम करते हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है और मैं ये समझूंगा कि नेशनल मीडिया को, जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको इस ऐसे सिस्टम को इनकरेज करना चाहिए। नहीं, वो ठीक है, आपका कहना ठीक है। वो बच्चों के इंटरेस्ट में अगर कोई बात हो रही है, स्कूल के इंटरेस्ट में कोई बात हो रही है, आपने स्कूल को कुछ दिया तो वो समझ में आता है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, सियासी पार्टी का अपना मफाद जो है वो स्कूल उसके लिए जरिया नहीं बन सकता, स्कूल इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप वो सुनिए ना, मेरी आराम से बात सुनिए। वहाँ कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रचार नहीं किया। आप मेरी स्पीच सुन लें, वहाँ जो बच्चों ने स्पीचेस की हैं वो सुन लें। वो सिर्फ स्कूल की प्रॉब्लम और स्कूल के अपग्रेडेशन की बात थी। अब हमारे साथी कुछ लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पांव तले जमीन यहाँ निकल चुकी है। यहाँ हर जगह, यहाँ बुजुर्ग कहता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जावेद राणा जिंदाबाद, नौजवान कहता है जिंदाबाद, बूढ़ा कहता है जिंदाबाद, बच्चा कहता है जिंदाबाद। आपने लेकिन स्कूल के बच्चों के लिए आप गए थे स्कूल में, तो स्कूल को कुछ देने की आपने बात कही कि नहीं? स्कूल के लिए कुछ करने की बात कही कि कोई प्लान बताया नहीं? हाँ, मैं आपको ये बताऊं कि मैंने एजुकेशन सेक्टर में अपनी कंस्टिट्यूंसी में बहुत बड़ा काम किया है और मैं ये चैलेंज से कहता हूं कि जम्मू कश्मीर की किसी भी कंस्टिट्यूंसी में इतना बड़ा काम नहीं हुआ है। चाहे वो अपग्रेडेशन की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो। मैंने यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स यहाँ से लाया, मैंने मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल लाया, जिसमें 3000 के करीब बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे, बच्चे और बच्चियां फ्रॉम यूकेजी टू 12th। वो मैंने मेंढर में लाया। मैंने अब स्कूलों की अपग्रेडेशन की, मैंने मेंढर को डिग्री कॉलेज दिया। तो लिहाजा इस स्कूल की ये डिमांड थी कि इसके एडजॉइनिंग में मैंने 11 स्कूल जो है वो खोले हुए हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल 3-4 हैं, हाई स्कूल है, कुल मिला के 11 स्कूल है। लेकिन गर्ल हाई सेकेंडरी कोई इस एरिया में नहीं है। तो मैंने कल वहाँ अनाउंस भी किया है, मैंने गवर्नमेंट को लिखा भी है, मैंने गवर्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल, इस जेन्युइन डिमांड है ये लोगों की, और वहाँ गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। उसके लिए मैंने वहाँ अनाउंस किया, लोगों को कहा कि आप मेरा जो सपोर्ट होगा आपके साथ होगा। गवर्नमेंट को लिखा हुआ है हमने, गवर्नमेंट मानती है या नहीं मानती है वो अलग बात है, लेकिन मैंने लोगों के साथ रहना है और मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में बच्चों के लिए देनी पड़ी, मैं देने के लिए तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद राणा साहब। आपका कहना है कि ये रैली बच्चों के लिए थी और स्कूल के लिए थी। आपने बच्चों की डिमांड पर स्कूल को लेकर के अपनी बात कही, लेकिन इल्जाम लग रहा है कि ये रैली आपने सियासी मफाद के लिए किया। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इसमें सच्चाई क्या है, लेकिन हमने आपकी बात भी सुनी, आपकी सफाई भी सुनी। इसमें साफ तौर पर आपका कहना है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए आपने ये रैली
की थी और इसमें पार्टी की सियासत से कोई लेना देना नहीं था और ना ही इस तरह की कोई बात कही गई। तो शुक्रिया जावेद साहब, आपने वक्त दिया और अपनी बात रखी। इधर जम्मू के तालाब तिल्ली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के तहत जरूरतमंदों को गैस कनेक्शन बांटे गए। इस दौरान बीजेपी के लीडर और साबिक रियासती वजीर सत शर्मा खासतौर पर मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान सत शर्मा ने कहा कि वजीर आजम की जानिब से शुरू किए गए इस मंसूबे से कई गरीब खवातीन को फायदा पहुंच रहा है। गैस कनेक्शन पाने वाली खवातीन भी कनेक्शन पाकर खुश नजर आई और उन्होंने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। लकड़ी के साथ, उपलों के साथ यहाँ पर लगातार खाना बनता था, जिसके कारण बहनों को, माताओं को दिक्कत आती थी और बीमारियों का सामना करना पड़ता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवासियों से आह्वान किया था कि हम सब अपनी गैस सब्सिडी छोड़ें, जिसके माध्यम से लगातार करोड़ों से भी ऊपर लोगों ने अपनी गैस सब्सिडी छोड़ी, जिसके माध्यम से 5 करोड़ गैस कनेक्शन जो थे बीपीएल परिवारों में बंटित करने की बात थी। आज एससी एसटी परिवारों में 29 परिवारों को हमने गैस कनेक्शन जो है उपलब्ध करवाए हैं। मेरा मानना है कि जिन घरों में गैस नहीं है उनके घरों में जब गैस आएगी तो जिन बीमारियों और ख़ासतौर पर उपलों के कारण, लकड़ी के कारण जो बीमारियां होती थी उनसे निजात मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री का, जिनके माध्यम से ये गैस जो है उज्ज्वला स्कीम के माध्यम से हमारी मातृशक्ति को उपलब्ध हुई है। इधर जम्मू में आज बजरंग दल के नेशनल कन्वीनर सोहन सिंह सोलंकी ने सहाफियों से बातचीत करके 16 अगस्त से शुरू हो रहे बाबा बुढ़ा अमरनाथ यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इंतजामिया से यात्रा के दौरान जरूरी हिफाजती बंदोबस्त की मांग की। यात्रा 16 अगस्त से 23 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के त्यौहार तक चलेगी और पिछले साल बुढ़ा अमरनाथ यात्रा पर दहशतगर्दाना हमला हो गया था, जिसमें कि 11 यात्री जख्मी हुए थे। 2005 से यात्रा चल रही है। इस वर्ष 16 अगस्त से 25 अगस्त तक यात्रा चलेगी। देश भर से हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने वाले हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, आतंकवादियों के द्वारा घाटी खाली कराने के बाद हिंदुओं को, इस क्षेत्र से भी हिंदुओं को पलायन कराने का जो षड्यंत्र था, इस यात्रा के कारण हिंदुओं का पलायन रुका है, उनका सम्मान, स्वाभिमान बढ़ा है और वे अब आत्मविश्वास के साथ वहां रहते हैं। दूसरी जो बात है, पूरे देश के अंदर जो यात्री यहाँ आते हैं वे यहाँ की परिस्थिति, यहाँ का अध्ययन करके जाते हैं, यहाँ का प्रेम साथ में लेकर जाते हैं और इस कारण अगर कोई घटना जम्मू कश्मीर में घटित होती है हिंदू समाज या देश के विरुद्ध, पूरा देश जम्मू कश्मीर के साथ, सेना के साथ, हिंदू समाज के साथ उठकर खड़ा होता है। जम्मू शहर में सड़कों की खस्ता हाली पर मकामी बाशिंदों ने तो सब्र कर लिया, लेकिन जब बाहर से आने वाले सयाह और अमरनाथ यात्रियों को इससे परेशानी होती है तब उन्हें खासी शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इंतजामिया और सरकार पर उन्हें गुस्सा आता है कि तमाम दावों के बावजूद सड़कों की हालत दुरुस्त नहीं हो पा रही है। शहर के गोल गुजराल इलाके में वाक़ भगवती नगर की सड़क की हालत भी ऐसी है। वाज़ेह है कि अमरनाथ यात्रियों का इसी इलाके में बेस कैंप है। टूटी फूटी सड़कें बरसात की एक बारिश भी नहीं झेल पाती हैं और मकामी लोगों का कहना है कि गड्ढों के सबब आए दिन यहां पर हादसे होते रहते हैं। उन्होंने गवर्नर से अपील की कि सड़कों की तामीर के लिए मुताल्लिका महकमों को हिदायत दें ताकि मकामी और यात्रियों की जो परेशानी है वो दूर हो सके। कम से कम 3-3 फुट पानी है, ये क्रॉस करके जाना पड़ता है, जबकि ये सारा जो लैंड है सब जेडीए की है, जेडीए जम्मू वालों की लैंड है ये, और इतनी कॉस्टली ज़मीन है। यहाँ पर ये कम से कम 4 लाख रुपया मरला दे रहे हैं जेडीए वाले प्लाट। तो जो हालात है सड़क की वो तो आप देख ही रहे हैं सामने, इतनी बुरी हालात है। एक दूसरा अमरनाथ यात्रा जी चल रही है, ये साथ ही हमारे जो जितनी भी यात्रु हैं यहाँ आके ठहरते हैं भगवती नगर में, ये मैन हमारा हेड है, यहाँ पर यात्रु ठहरते हैं आके। बुरी हालत है, देखो थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, जगह जगह गड्ढे भर गए हैं, निकलने में बहुत परेशानी हो रही है, पूरा गीले हो गए, कपड़े ख़राब हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी नदी में क्रॉस कर रहे हैं। ये जम्मू का हालात है, देख लो। अभी यात्रा भी चल रही है, इधर यात्री आए हुए हैं, बेचारे क्या बोलेंगे, बाहर के लोग आए हुए हैं, क्या हालात देखे क्या बोलेंगे। और मंदिरों के शहर कहे जाने वाले जम्मू में फन तामीर के एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलते हैं। डोगरा राजाओं के बनाए हुए महल इसकी उम्दा मिसाल है। दौरे रफ्ता की एक यादगार मुबारक मंडी पैलेस आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है।
याद माजी सिर्फ अजाब नहीं होते बल्कि दिली सुकून व तस्कीन का भी बाइस होते हैं। गुजरे वक्त को हाल की आंखों से देखने का एक मौका भी फराहम करते हैं। जम्मू शहर में वाक़े इस अजीमुशान महल को देखकर माजी के डोगरा राजाओं की शान व शौकत का अंदाजा किया जा सकता है। मुबारक मंडी पैलेस के नाम से मशहूर इस महल की तारीख 2 सदियों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ डोगरा राजाओं के शब-ओ-रोज़ का गवाह है ये शाही महल। महल को देखकर डोगरा राजाओं के हुस्न ज़ौक़ का भी पता चलता है। महल के बनाने में फन तामीर की मुख्तलिफ स्टाइल की आमेजिश की गई है। महल में मौजूद इमारतें दस्तकारी के लिहाज से खूबसूरती का लाजवाल शाहकार हैं। महल डोगरा राजाओं की अजमत जाहिर करने के साथ ही मुख्तलिफ अदवार और तहजीब की भी जीती जागती मिसाल है। ये महल यूरोप, मुगल और राजस्थानी फन तामीर का संगम है। तीनों अंदाज की फन तामीर के अक्स दिखाई देते हैं इस महल में। इसकी एक जो जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उसमें जो बिल्डिंग्स के जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं उनकी एक हिस्ट्री है। इसमें जो उनके फसाड्स हैं उसमें आपको देखेंगे कि अलग अलग तरह की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं जिसमें मुगल, बॉरवर्क्स और यूरोपियन स्टाइल्स और कुछ आप देखेंगे कि कुछ स्टोन वर्क है, जो पेबल वर्क है जो जिसमें वो लोकल जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं वो उसको दर्शाते हैं। तारीखी दस्तावेजों के मुताबिक इस महल की तामीर 1800 ईस्वी में शुरू हुई थी। तवी नदी के साहिल पर बना ये महल डोगरा राजाओं की शाही क़यामगाह थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके वारिसों ने इसमें कई दूसरी इमारतों की भी तामीर करवाई। महल में मौजूद दरबार हाल, पिंक पैलेस, रॉयल कोर्ट, गोलघर, रानी चरक महल और हवा महल इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। 1925 तक मुबारक मंडी महल ही डोगरा हुक्मरानों का अहम मरकज था। महल के गलियारों को देखकर अंदाजा होता है कि राजाओं के दरबार और दूसरी तकारीब का एहतमाम भी महल के अंदर ही हुआ करता था। आज भी महल के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल होता है। 1925 के बाद डोगरा हुक्मरान हरी निवास मुंतकिल हो गए। इस महल में अब तक 36 दफा आग लग चुकी है। इसके अलावा 1980 और 2005 में आए जलजले ने भी महल को नुकसान पहुंचाया था। महल के जुनूब में वाक़े गोलघर का हिस्सा बारिश और जलजले से काफी मुतासिर हो चुका है। महल की पुरानी शान व शौकत लौटाने का जिम्मा अब ASI ने उठाया है। ये जो काम है ये हमारी कोशिश है कि एक तयशुदा सीमा में जो कंप्लीट हो, तो उसके लिए कोशिश है। इसके अलावा कुछ टेरेसेस हैं जिनको जो है ब्यूटीफाई किया जा रहा है। इसके अलावा जो सेंट्रल कोर्ट है उसमें ब्यूटिफिकेशन वर्क्स जो हैं वो टेकअप कर रहे हैं हम। तारीखी यादगार के तौर पर इस महल को बचाए रखने की जरूरत है। मकामी लोगों का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारें इस ज़िम्न में सिर्फ वादे करती रही हैं। मौजूदा वक्त में महल से सैकड़ों अफराद का रोजगार वाबस्ता था। सरकारी ऑफिस हटने के बाद आसपास रेहड़ी लगाने वाले लोगों का रोजगार भी छिन गया। गवर्नर राज के बाद से तामीर नौ का काम शुरू हुआ है। मकामी लोगों में इससे एक नई उम्मीद पैदा हुई है। उन्हें लगता है कि महल के पुराने दिन दोबारा लौटेंगे, जिससे सभी को फायदा होगा। बिल्डिंगों पर जो मीनाकारी हुई है, जो डिजाइन बने हैं, ये बहुत कॉस्टली हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, ये करोड़ों में है। और उसको पहले संभालने से क्या होगा, वो भी बच जाएगा और आगे का जो खर्चा पब्लिक का वो भी बच जाएगा और ये अच्छा लगेगा। हाँ, यहाँ पे हमारे ये कल्चर प्रोग्राम वगैरह जो भी होते हैं, लोग बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एक आकर्षण का केंद्र रहेगा और यहाँ पे आवाजाही भी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को भी हमारे फर्क पड़ेगा। इसको इस रिपेयर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए और ताकि ये एक स्पॉट अच्छी स्पॉट बने। कुछ अरसे के लिए महल का इस्तेमाल सरकारी तौर पर भी किया गया। इसमें कभी हाई कोर्ट और पब्लिक सर्विस कमीशन का दफातर हुआ करता था। महल की अब पुरानी शान व शौकत तो नहीं रही, लेकिन अभी भी इसमें काफी जाज़बियत है। जी सलाम के लिए जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट।
और कठुआ मामले के मुल्जिम के वकील का प्रमोशन कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक वकील असीम साहनी को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने उन्हें इस ओहदे से नवाजा है। हालांकि खबरों के मुताबिक प्रमोशन लिस्ट उसका 7वां नंबर था। इधर वादी के दूरदराज के इलाकों से अक्सर अस्पतालों की बदइंतजामी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कहीं डॉक्टर्स की कमी है तो कहीं सहूलतों की। लेकिन पतन से एक ऐसी खबर आई है जिससे कि लोगों में महकमा सेहत और सरकारी अस्पतालों को लेकर फिर से यकीन पैदा हो जाएगा। पतन के हाजीवेरा की रहने वाली खातूना बेगम को अचानक सीने में दर्द की शिकायत के बाद पतन के SDH अस्पताल लाया गया। डॉक्टर फारूक की सदारत में सेव हार्ट इनिशिएटिव टीम ने मरीज का इलाज शुरू किया। इलाज के दौरान पता चला कि खातून को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और अब खातून खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। इस तरह के मामलों में अस्पताल मरीजों को श्रीनगर रेफर कर देती हैं, लेकिन कई बार रास्ते में ही मरीजों की जान भी चली जाती है। अगर वादी में इस इलाके में अच्छी इलाज के इंतजाम होने लगे तो कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। तो यहाँ पे एक हमने आज खुशखबरी है पटन के आवाम के लिए, कॉन्स्टिट्यूंसी पटन के लिए, कि यहाँ पे जितने भी MI पेशेंट आ रहे थे जिनको कार्डियल प्रॉब्लम होती थी तो उनको श्रीनगर रेफ़र किया जाता था और रास्ते में वो दम तोड़ते थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के आज मायनाज डॉक्टर फारूक साहब और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के हुकाम ने उनको एक स्पेशल रूम यहाँ पे फैसल किया है जिससे उन पेशेंटों का यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है। मेरी सब लोगों से यही गुजारिश है कि कभी भी आपको लगे कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाइए, चेस्ट पेन वाले फ़ौरन हॉस्पिटल आ जाए, क्योंकि यहाँ न आने से अगर आप श्रीनगर जाते हैं आप कीमती वक्त ज़ाया करते हैं जो पहले 2 घंटे होते हैं, और उस कीमती वक्त में अगर आपको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो आप अपनी बहुत सी ज़िंदगी के बहुत से इम्पॉर्टेंट ईयर्स आप खो जाते हैं। तो इसीलिए आपको मेरी रिक्वेस्ट सबों से है, हमने यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल रखी है। जब भी आपको लगे तो आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ पे हमने सब फैसिलिटीज़ उसके लिए अवेलेबल रखी हुई है। कि आज हमने एक पेशेंट यहाँ पर फीमेल पेशेंट आए जिसका डॉक्टर फारूक साहब जो हमारे फिजिशियन स्पेशलिस्ट, उन्होंने उसको डायग्नोज एज MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक हुआ था, और यहाँ पर 11 बजे के करीब उन्होंने यहाँ पर ले आए और उन्होंने उसका इलाज किया बर वक्त। जो हमारा ER रूम है, इमरजेंसी रूम, उसमें सारा इक्विपमेंट है और उसकी जान बच गई। ये पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट MI है जो भी हार्ट अटैक वाला है उनको अक्सर यहाँ से हम रेफ़र करते थे, लेकिन हम डायरेक्टर साहब के बड़े मशकूर हैं जिन्होंने यहाँ ये हार्ट सेव हार्ट इनिशिएटिव लिया और पूरे J&K में इवन PSC लेवल तक हमारा ER रूम चल रहे हैं, और ख़ासकर पटन में भी हमारा स्टार्ट हो गया है और आज हमने उसकी कीमती जान बचाई और वो 100% स्टेबल हो गया। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे। कश्मीर एक्सप्रेस में लौट रहे हैं अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। कुलगांव से 25 किलोमीटर दूर कुलगाम से नंदी मार्ग इलाके में भालू ने एक नौजवान पर हमला करके उन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। नौजवान का नाम शहनवाज अहमद भट्ट बताया जा रहा है। हमले में जख्मी शख्स को जमहाल हाजीपुरा के सब हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बिगड़ती हालत को देख करके डॉक्टरों ने जख्मी नौजवान को कुलगाम रेफर कर दिया, जहां पर उसका इलाज जारी है। वाज़ेह रहे कि इलाके में भालू के हमले से बच्चे और नौजवान अक्सर जख्मी हो जाते हैं। सुबह सवेरे घर से निकला काम के लिए तो रास्ते में उसको बियर ने अटैक किया। महकमा इत्तलात के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने प्राइवेट चैनलों से बच्चों की मालूमात में इजाफा करने वाले जो प्रोग्राम हैं उनको ज्यादा से ज्यादा देने की अपील की है। डायरेक्टर का इजाफी चार्ज संभाल रहे सरमद हफीज ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि कौमी टेलीविजन नेटवर्क की तरह निजी चैनलों को भी तलबा और नौजवानों के लिए ऐसे प्रोग्राम बनाने चाहिए जो उनके मुस्तकबिल के लिए मुफीद साबित हो। फर्स्ट स्टेप, मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी सिर्फ TRP का ना सोचें, लेकिन ये सोचें कि हम किस तरीके से एजुकेशन जो है, एक ट्रू एजुकेशन, सही ढंग की एजुकेशन अपने बच्चों तक पहुंचा सके, ताकि हमारे बच्चे कल को जब बड़े हों वो हमारे नेशन को इस तरीके से बिल्ड कर सकें दैट दे डोंट जस्ट थिंक ऑफ बिकमिंग गोइंग टू अ मल्टीनेशनल कंपनी और गोइंग टू सम प्रोफेशनल कॉलेज, लेकिन अपनी सोसाइटी में भी बदलाव ला सकें। इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मॉरल्स, अपना कल्चर, अपना जो
बेसिक हमारा जो इथॉस है उसको हम ना भूलें। और इस प्रोग्राम के थ्रू मेरे ख्याल में अगर ये इस तरीके से चलाएं और अच्छा कंटेंट इसमें रखें तो वी कैन ब्रिंग अबाउट चेंज इन द सोसाइटी। गवर्नर NN वोरा की सदारत में रियासती इंतजामी काउंसिल ने क्लास 4 के मुलाजमीन के लिए इंटरव्यू की लाजमियत को खत्म कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों देर शाम मुनक्किद रियासती इंतजामी काउंसिल की 5वीं मीटिंग में यह अहम फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक क्लास 4 के मुलाजमीन को अब नौकरी के लिए इंटरव्यू नहीं देना होगा। इस फैसले का इतलाक फौरी तौर से होगा, लेकिन इस जुमरे में उन आसामियों को नहीं शामिल किया जाएगा जिनका सिलेक्शन अमल पहले से शुरू हो चुका है। इस ज़िम्न में तमाम महकमों में खाली पड़ी क्लास 4 की आसामियों को की उनकी जो फहरिस्त है उसको तैयार करके स्टेट सर्विस बोर्ड को भेजा जाएगा, जो तैनाती के लिए सालाना कैलेंडर तैयार करेगा। मीटिंग में मुख्तलिफ मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ और चंद दीगर फैसले भी लिए गए। देही तरक्यात महकमे में काम कर रहे विलेज लेवल वर्कर्स और मल्टीपर्पज वर्कर्स का ट्रेवलिंग अलाउंस 15 रुपए से बढ़ाकर के 100 रुपए कर दिया गया है। मीटिंग में गवर्नर के सलाहकार BB व्यास, विजय कुमार, खुर्शीद गनाई और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने शिरकत की। गवर्नर NN वोरा ने डल नगीन झील के मैनेजमेंट और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के एनालिसिस के लिए एक इजलास की सदारत की। इस दौरान इस इजलास में डल झील की सफाई और डी विंडिंग प्रोग्राम पर बातचीत के बाद गवर्नर ने 25 जुलाई से पहले डल झील की सफाई शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने VC लावड़ा को हिदायत दी कि वो 900 हाउस बोट के इफेक्टिव सीवेज सेटलमेंट के लिए एक खास प्रपोजल तैयार करें और मौजूदा मुतालबे के मुकाबले में मौजूदा STP की सलाहियत का अंदाजा लगाएं। साथ ही झील पर एनक्रोचमेंट करने वालों की तादाद भी तय की जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इधर तहसीलदार दोरू मुजफ्फर अहमद मलिक के खिलाफ कानून की अनदेखी करने के मामले में थाने में FIR दर्ज कराई गई है। दरअसल तहसीलदार को कुछ रोज पहले जमीन के एक मामले में डिविजनल कमिश्नर ने मुअत्तल कर दिया था, जिसके बाद SDM दोरू ने तहसीलदार के दफ्तर में ताला लगा दिया था। कोर्ट ने इल्जाम साबित होने तक तहसीलदार की पोजीशन बहाल कर दी है। तहसीलदार ने SDM और कमिश्नर को इत्तला दिए बगैर ही दफ्तर का ताला खोल दिया और काम करने लगे। आला अफसरान को इत्तला किए बगैर ही इस तरह ताला खोलना कानून की अनदेखी करना है। मामले के बारे में जब एडिशनल कमिश्नर को पता चला तो तहसीलदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कुछ दिनों पहले डिविजनल कमिश्नर साहब ने सस्पेंड किए थे और फिर उन्होंने कोर्ट से स्टे लाया और अपने ऑफिस बाज़ाब्ता ऑफिस में आकर अपना कामकाज शुरू कर दिया। इसी आसाम में महकमे CID हमारे साथ ही पड़ता है या पुलिस हमारे साथ ही पड़ता है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि तहसीलदार साहब ने ताला तोड़ दिया है जो कि मैंने SDM ने लगाया था। इसी सिलसिले में डिविजनल कमिश्नर साहब की हिदायत के मुताबिक जो बाज़ाब्ता हमारे डायरेक्शंस आई हुई है इस नंबर के तहत 40 ये MT एस्टेब्लिशमेंट डेटेड 12/7 को कि मज़कूरा तहसीलदार मुजफ्फर अहमद मलिक के खिलाफ ये पुलिस के पास FIR लॉन्च किया जाए। रियासत भर में आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपने मुतालबात को लेकर लड़ाई जारी है। गांदरबल में बुध को भी वर्करों ने अपने काम छोड़ो हड़ताल के तहत अपने हुकूक को लेकर मुजाहरा करते हुए सरकार से उनके मुतालबात पर गौर करने की मांग की। कमारिया पार्क अहाते में एहतजाज कर रहे वर्कर्स ने साफ कर दिया कि जब तक उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया जाता वो हड़ताल से पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि हम सैलरीज के मुताबिक हमारी डिमांडें बहुत सारी हैं, मगर उन्होंने 2-3-4 डिमांडें पूरी की। मगर हम अपनी गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हम सैलरी के बारे में इस वक्त प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि हम 3600 रुपये देते हैं। 600 रुपये हमें स्टेट गवर्नमेंट देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट 3000 रुपये देती है। आप ही बताओ हम 3600 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे।
बड़गाम के शेख उल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया और इस दौरान गरीब और माशी तौर पर कमजोर तबके के लोगों को मुफ्त इलाज और दवाएं मुफ्त फराहम कराई गई। कैंप का एहतमाम मुंबई की नरगिस दत्त फाउंडेशन कैंसर पेशेंट्स एंड एसोसिएशन और श्रीनगर के HN वांचू ट्रस्ट के इश्तराक से किया गया। 3 रोजा कैंप के दौरान सैकड़ों की तादाद में मरीजों को मुफ्त इलाज और दवाओं का फायदा मिला। मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पे, जैसे लोग आ रहे हैं, बहुत मतलब रिलीजियस कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। मीन्स बहुत सारे बूढ़े आ रहे हैं जिनकी ये भाषा मतलब जो ये डॉक्टर्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज, सो वी पीपल आर हियर टू मेक देम अवेयर दैट व्हाट दे वांट टू कन्वे, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीपल। सो मीन्स बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक दैट मीन्स वी गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, वी गॉट अ लॉट ऑफ मीन्स द थिंग्स टू लर्न फ्रॉम द डॉक्टर्स। So means I request the camp was held here in Degree College Badegam. I want that more and more camps should be installed in the same way in college as they are going on. इसी सेम कॉलेज से शेख उल आलम कॉलेज से हूँ और यहाँ पे जो कैंप 3 दिन का कैंप मुनक़द हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ हमें सीखने को मिली है। इसमें खासकर इन लोगों के साथ कैसे हम उनके साथ कैसे बिहेव करें, और इनकी जैसे डॉक्टर आए थे, बाहर से डॉक्टर आए थे, तो इनके लिए अलग इनकी स्पेशल लैंग्वेज थी, वो उर्दू इंग्लिश थी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम जो आए पेशेंट आए, ये कश्मीरी में बात कर रहे थे, हमने इनकी ट्रांसलेशन की और उनको अच्छे से यहाँ पे ट्रीटमेंट हो गया और इससे बहुत एक्सपोजर मिल गया हमें भी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्सार रफीक एंड आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस वेरी कॉलेज, सैम डिग्री कॉलेज, शेख उल आलम डिग्री कॉलेज, and I'm one of the NSS volunteers working here right now and यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं इस कैंप को ऑर्गेनाइज किए हुए, so I'm enjoying it a lot and we have a lot more to learn from here। और यहाँ पर एक टीम आई हुई है मुंबई से and they are very much experienced, they are so friendly, I mean those doctors, they are behaving like friends to their patients and you can see there's so much crowd over here, so many patients have come from last 3 days and they are trying to, the doctors are trying to have a checkup of every one of them। हमने यहाँ 3 दिन का फ्री मेडिकल कैंप सैम डिग्री कॉलेज में कंडक्ट किया था। हमने 800 पेशेंट्स यहाँ देखे, उनके टेस्ट कराए, काउंसलिंग कराई है, फ्री मेडिकेशंस दिए और रिस्पांस बहुत ही अच्छा था पेशेंट्स का। पेशेंट्स खुश होके गए हैं यहाँ से और हम चाहते हैं कि हम ऐसे प्रोग्राम्स और भी करें जहाँ पर हम अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि कैंसर अर्ली स्टेजेस पे पकड़ पाए और लोगों के ट्रीटमेंट में हेल्प कर पाए। ये जो 3 दिन का कैंप रहा 15, 16, 17 जुलाई शेख उल आलम मेमोरियल डिग्री कॉलेज बड़गाम में, तो इसमें HN वांचू ट्रस्ट लोकल पार्टनर था जिसने फैसिलिटेट किया विद नरगिस दत्त फाउंडेशन और कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन एंड कॉलेज के जो NSS वॉलंटियर्स एंड स्टाफ है। बेसिक टारगेट यही था कि हम बड़गाम में रीच आउट करें रूरल एरियाज़ को, पुअर पेशेंट्स को जो एफोर्ड नहीं कर पाते ट्रीटमेंट, नॉर्मल पेशेंट्स एज वेल एज द कैंसर पेशेंट्स या फॉलो पेशेंट जो भी हैं। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से वक्फे के लिए, लौटेंगे अपने जम्मू कश्मीर की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू के सरहदी कानाचक इलाके में किसान लगातार हो रही बारिश से परेशान है और लगातार बारिश की वजह से खेतों में पानी जमा हो गया है। खेतों में जमा पानी की वजह से वो गेहूं नहीं बो पा रहे हैं और जिन्होंने गेहूं बो दिए हैं उनके सीड्स गलने का खतरा बना हुआ है। गांव वालों की माने तो इलाके में ड्रेनेज न होने की वजह से बरसात का पानी निकल नहीं पाता है, जिससे कि ज्यादा बारिश होने पर किसानों को खेती में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि मसले को लेकर वो इंतजामिया से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक परेशानी का हल नहीं हुआ है। और कौमी टीम की नुमाइंदगी करने वाले रियासत के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल टीम इंडिया में दोबारा जगह बनाने को लेकर पुरुम्मीद हैं। श्रीनगर में जी सलाम से बात करते हुए परवेज रसूल ने कहा कि घरेलू क्रिकेट में उम्दा मुजाहरे के जरिए वो सेलेक्टर्स को मुतासिर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इरफान पठान के जम्मू कश्मीर क्रिकेट से जुड़ने पर उन्होंने कहा कि मकामी क्रिकेटर्स उनके तजुर्बे से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। परवेज रसूल बताएगा कि आज का जो फाइनल मैच है, यूथ का जो टैलेंट है, कहाँ लेके हम जा रहे हैं इसको। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो इंटर स्कूल अभी एक टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, उसमें फाइनल फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे कि बच्चे अभी मैट पे खेल रहे थे फॉर द फर्स्ट टाइम शेर कश्मीर स्टेडियम में उन्होंने खेला और नए विकेट पे खेला।
इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट एक्सपीरियंस इनके लिए। मुझे लग रहा है कि ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि बच्चे छोटे जब अंडर 14 से लेके ही टफ विकेट पे खेले, तो मुझे लग रहा है कि उनको आगे ये हेल्प करेगा। आगे का कैलेंडर क्या होगा हमारा जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है, किस तरह की परवेज रसूल के साथ साथ इरफान पठान भी टीम में साथ साथ हैं, कहाँ पे देखते हैं आपके आने वाला सीज़न हमारा बड़ा बेहतर होगा? नहीं, आपने रिसेंटली देखा होगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम, ये भी फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ कि जून में हमारा कैंप स्टार्ट हुआ, तो हमारा स्क्रीनिंग कैंप हुआ, फिटनेस टेस्ट, फिटनेस असेसमेंट हुआ बच्चों का, फॉर द फर्स्ट टाइम ये भी हुआ। तो इसके बाद हम एक हफ्ते का गैप देके उसके बाद हमारे मैचेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद कोचिंग कैंप स्टार्ट होंगे और सिलेक्शन प्रोसेस पहले ही स्टार्ट होगा ताकि लड़कों को काफ़ी अच्छा टाइम मिले अपनी प्रिपरेशन का, थोड़े क्वालिटी मैचेस खेले। मुझे लग रहा है वो काफ़ी हेल्प करेगा हमें। एक आखिरी सवाल होगा कि अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपको उसमें कोचिंग स्किल की ज़रूरत है, एक्सपोजर की ज़रूरत है। कहते हैं कि अभी परवेज़ के लिए बहुत टाइम है कि ये आगे और बढ़ सकता है। क्या आपका नेचुरल स्किल है उसको ज़्यादा केयर करने के लिए कोचिंग वगैरह आप ले रहे हैं अभी? नहीं, डेफिनेटली मैं कोशिश कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हमको, मतलब अभी हमने अपने इलाके में मैंने टर्फ विकेट वहाँ पे बनवाया, प्रैक्टिस विकेट्स बनवाए ताकि मैं भी खेलूँ, मैं भी मतलब एज ए क्रिकेटर जो मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा बाकी बच्चों के लिए भी एक मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, और खुद के लिए भी मैं काफ़ी प्रिपरेशन कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैं मतलब कोशिश कर रहा हूं कि दिन ब दिन अच्छा करता हूं। फ्रॉम लास्ट 2 सीजन्स आई टुक 71 विकेट्स इन 13 गेम्स एंड स्कोर्ड 1100 रन्स। तो रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि फॉर द सेकेंड टाइम आई गॉट लाला अमरनाथ अवार्ड बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इससे अच्छा करूँ इंशाल्लाह ताला। इस साल काफ़ी मतलब फोकस रहेगा इस सीज़न पे, और मुझे लग रहा है कि प्रिपरेशन का भी मौका मिलेगा। आई होप कि इंशाल्लाह ताला मेरा परफॉर्मेंस भी और हमारी टीम का भी परफॉर्मेंस अच्छा। टीम इंडिया में जाने के लिए क्या पूरी उम्मीद है अभी भी के जगह में? डेफिनेटली, जब तक मतलब एक प्लेयर का ये रहता है कि मतलब एक मोटिवेशन है, और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक इंसान चाह रहा है कि मैं परफॉर्म करूं, अच्छा करूं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि रास्ते हैं। अभी कोई रास्ते बंद नहीं हुए, मतलब कोशिश कर रहा हूं, अभी 2-3 साल मैं कोशिश कर रहा हूं। और श्रीनगर में मुनक्किद इंटर स्कूल टूर्नामेंट का खिताब अगर हम बात करते हैं तो एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने जीत लिया है। सोनावार वाक़े शेर कश्मीर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल ने कश्मीर हार्वर्ड इंस्टीट्यूट को एक तरफा मुकाबले में 8 विकेट से शिकस्त दी। और 10 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने शिरकत की। फातेह और रनर्स अप टीम को इंटरनेशनल क्रिकेटर परवेज रसूल ने ट्रॉफी और इनामात दिए। स्टेट क्रिकेट अकेडमी और जैक बैक के ताउन से इस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया था। देखिए, बहुत सारे खेल ऐसे हैं। मैंने क्रिकेट और फुटबॉल की बात की। जम्मू कश्मीर बैंक ने फुटबॉल को काफ़ी फ़रोग दिया है और दे रहा है। वी हैव बीन इन्वेस्टिंग अ लॉट इन फुटबॉल। एक गेम हमने पकड़ी। अब क्रिकेट जो यहाँ अब खेलने लगे हैं बड़े पैमाने पे, सो एज़ यूजुअल हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शंस हैं, वो बड़े कीन हैं कि यहाँ के बच्चों में एक इनकलक्रेट हो स्पोर्ट्स हैबिट कि वो खेलें और उनको नुमाइंदगी करने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए वो मिले। जहाँ तक जेके बैंक का ताल्लुक है, जेके बैंक इज़ ऑलवेज एट द फोरफ्रंट टू हेल्प talented youth in every field। और अब खबर स्कूली तलबा से जुड़ी हुई। दरअसल 19 जुलाई से जम्मू कश्मीर की सभी स्कूलों में समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं। स्कूलें 30 जुलाई को खुलेंगे और इस बीच छुट्टियों को लेकर तलबा काफी खुश हैं और वो घूमने का प्लान भी बना रहे हैं। हमें जाना है, हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ। Now we are going to enjoy। फर्स्ट हमारी हॉलीडेज डेफर हो गई थी, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा मायूसी छा गई थी हमारे स्टूडेंट्स में, बट फाइनली अब हमें छुट्टियां मिल गई हैं तो हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हम जाना है, पहलगाम जाना है और हमें गुलमर्ग भी जाना है। जम्मू में 4 नौजवानों ने समाज के नौजवानों को नशे के तई बेदार करने के लिए एक म्यूजिक एल्बम बनाया है। इस एल्बम के जरिए नौजवानों को नशे से दूर रहने की नसीहत दी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। नशा बुरा है, इसे जानता हर कोई है, लेकिन फिर भी नौजवान आंखें बंद कर नशा कर रहे हैं। नशा है बुरा, किस राह पर बेटे तू है चल पड़ा, छोड़ दे नशे की लत, नशा है बुरा। इन नौजवानों को ना तो अपने अहले खाना की फिक्र है, ना खुद की सेहत की।
हुकूमत के अलावा कुछ समाजी तंजीमें भी हैं जो इसे लेकर फिक्रमंद हैं, लेकिन अक्षय सागर, अनिल पंजाबी और परमजीत किट्टू किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते। वो मौसीकी से ताल्लुक रखते हैं। कम सहूलतों के बीच इन लोगों ने नौजवानों को नशे की लत से दूर रखने के लिए एक गाना बनाया है। जब से नशा तेरे जीवन में आया है, सुख चैन खुशियों को रब ने छुपाया है। तो मेरे माइंड में यही आया कि कुछ ऐसे सॉन्ग लिखे जाएं जो पब्लिक के लिए मैसेज जाएं। फिर हमने ये गाना बनाया नशा है बुरा, तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस आया, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में हम नशे के ऊपर कोई शॉर्ट मूवी बनाएं, क्योंकि लॉन्ग तो हम बना नहीं सकते और ना ही हमें किसी की तरफ से सपोर्ट मिलती है। जो भी करना है अपनी तरफ से करना है। रब ने छुपाया है कैसा राज दिल में तेरे छुपा है, बता छोड़ दे नशे की लत, नशा है बुरा। जम्मू के जो स्टूडेंट हैं, जम्मू की तमाम दुनिया जो कि नशा कर रही है, उसके ऊपर हमने उन बच्चों को संदेश भेजा है, उन बच्चों को संदेश पहुंचाया है कि वो बच्चे इस गाने को फॉलो करें और जे नशे का काम छोड़ दें। छोड़ दे नशे की लत, नशा है बुरा। नशा जो है बहुत बुरी चीज़ है, हर कोई जानता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे जो युवा हैं, वो नशे की ओर जाते हैं। कुछ लोग आजकल बड़ा आसान सा नशा है, एक चुटकियाँ जो है वो फटाफट 1-2 रुपए की लेके लोग मुंह में डाल के फटाफट खाना शुरू कर लेते हैं। तो ये इन चीज़ों से बचे, इससे लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाती है। नशे में कुछ नहीं रखा, जिसने भी नशा किया आज तक वो ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हुआ। इस गाने के जरिए कोशिश की गई है कि नौजवान नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा है बुरा। जिंदगी की दौड़ में तू पीछे रह जाएगा, नशे का ये दीमक तुझे पल पल खाएगा। जिंदगी की दौड़ में तू पीछे। नशे से न सिर्फ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचता है, बल्कि इससे समाज में भी हमारी हैसियत पर असर पड़ता है। साथ ही नशे की वजह से वक्त से पहले ही जिंदगी साथ छोड़कर चली जाती है और पूरा कुनबा इससे मुतासिर होता है। जी सलाम भी तमाम नौजवानों से अपील करता है कि वो नशे से दूर रहें। जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम। नशा है बुरा। तो नाज़रीन, कश्मीर एक्सप्रेस के शुमारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे आप देखेंगे हमारा बेहद खास प्रोग्राम ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।